नमस्कार, मैं हरदीप कौर सर्वहितकारी विद्या मंदिर मलेरकोटला की अध्यापिका आज आपके सामने दोबारा प्रस्तुत हुई हूँ अपना नया विषय संधि लेकर। संधि में आज हम करेंगे विसर्ग संधि। जैसा कि आप जानते हो कि संधि किसे कहते हैं, स्वर और व्यंजनों के जब आपस में मेल होता है, स्वर का स्वर के साथ या स्वर का व्यंजनों के साथ जो परिवर्तन या जो विकार पैदा होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इसके 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। आज हम जो विषय करने जा रहे हैं वो विसर्ग संधि है। विसर्ग किसे कहते हैं, विसर्ग का चिन्ह क्या है, ये जो 3 चिन्ह है ये विसर्ग के चिन्ह है। अब विसर्ग जो है, जब हम विसर्गों का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते हुए आवाज़ कौन सी लगती है। चिन्ह तो बिंदियों के हैं 2, लेकिन उच्चारण करते हैं जब तो उसको आवाज़ कौन सी आती है। लेकिन जब विसर्ग उसके हम उच्चारण करते हैं तो ध्वनि किसकी निकलती है, आवाज़ किसकी निकलती है, ह की। मतलब विसर्गों का जो उच्चारण है वो ह के समान किया जाता है। जैसे प्रातः, हम जब इनका उच्चारण करते हैं प्रातः, अंत है, तो पीछे ह की आवाज़ आएगी, तो विसर्गों की आवाज़ क्या होगी, ह। अब विसर्ग किसे कहते हैं, विसर्ग संधि क्या है। विसर्ग के बाद यदि स्वर और व्यंजन आ जाएं और उनके मेल हो जाने या बनने वाली जो संधि होती है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अर्थात अगर विसर्ग है और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आ जाता है, कोई भी व्यंजन आ जाए, तो उसे विसर्गों में क्या बदलाव आएगा उसको हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहेंगे। अब जैसे हम बाकी संधियां करते हैं, व्यंजन संधि या स्वर संधि, तो संधि को करने के कुछ नियम होते हैं, उस नियम के आधार पर हम उस संधि को करते हैं। तो विसर्ग संधि को भी करने के कुछ नियम हैं। पहला नियम जो मैं आपके साथ बताने जा रही हूँ आपको, वो है, विसर्ग का पहला नियम क्या है कि विसर्ग से पहले यदि अ हो, विसर्ग से पहले यदि अ हो और विसर्ग के बाद आ जाए, या फिर सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन मतलब क्या होते हैं, जैसे कि आप जानते हो कि हिंदी में वर्ण के 2 भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन, और व्यंजनों को आगे हम विभाजित करते हैं उनके उच्चारण के स्थान के हिसाब से, उच्चारण के हिसाब से उसको विभाजित किया जाता है। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्री में कंपन पैदा होता है वो क्या होते हैं, सघोष व्यंजन कहे जाते हैं। तो ये कौन से व्यंजन होते हैं कि हर वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां व्यंजन जो होगा वो क्या होगा, सघोष व्यंजन होता है, क्योंकि जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी स्वर तंत्री में कंपन पैदा होता है। तो क्या होगा, तीसरा, चौथा और 5वां ये व्यंजन भी इसके अंदर आएंगे। प्लस कौन से और आएंगे, अंतस्थ्य व्यंजन। अंतस्थ्य व्यंजन कौन से होते हैं, य, र, ल, व, ये होते हैं अंतस्थ्य व्यंजन। और इसके साथ कौन सा है, ह। अगर ये हमारे विसर्ग के बाद आ जाते हैं, पहले विसर्ग लगा आ के साथ, आ के साथ कोई मात्रा नहीं होगी वहां पर, आ के साथ अगर विसर्ग आ जाए और उस तरफ अ, तीसरा, चौथा, 5वां व्यंजन, या य, र, ल, व, या ह, इनमें से कुछ भी आ जाता है तो क्या बदलाव होगा। तो इनमें से अगर कुछ भी आ जाए तो विसर्ग किस में बदलती हैं, हमेशा ओ में बदल जाएंगी। विसर्ग किस में बदलेंगी, हमेशा ओ में बदल जाएंगी। जैसा कि यहाँ पे आपके सामने उदाहरण है, अध। यहाँ पर हमने क्या कहा, अ से मतलब विसर्ग से पहले अ। हम ये मानते हैं कि हर जो व्यंजन है उसके साथ किसकी आवाज़ होती है, अ की। तो अ के, अध के साथ क्या है, आ के साथ क्या आ गया, विसर्ग। यहाँ पर तीसरा व्यंजन, यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, विसर्गे हैं, और विसर्गों के साथ क्या हो गया, आ गया, विसर्गों के साथ आ गई थर्ड, तीसरा ये। तो क्या बन जाएगा, जैसा कि आपको एक उदाहरण सामने है, जैसे अध के साथ क्या है, विसर्ग। अध में यहाँ पर कोई भी मात्रा ध के साथ नहीं लगी हुई, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सिर्फ अ है। अ के साथ विसर्ग, यहाँ पर तीसरा व्यंजन। तीसरा व्यंजन हो गया तो विसर्गे किस में बदल जाएंगी, ओ में बदल जाएंगी। जैसे हमारे पास उदाहरण है, अध प्लस गति। अध के साथ यहाँ पर क्या है, विसर्गे,
मतलब यहाँ पर क्या है, हमारे पास ध के साथ कोई मात्रा नहीं लगी, तो हम ये मानते हैं कि हर व्यंजन के साथ क्या होता है, स्वर होता है अ। तो अ के साथ विसर्गे हैं, प्लस यहाँ क्या है, तीसरा व्यंजन, तो क्या बन जाएगा, विसर्गों का क्या बदलाव होगा, विसर्ग किस में बदल जाएंगे, ओ में बदल जाएंगे। दूसरा नियम है हमारा कि अ के अतिरिक्त किसी अन्य स्वर से पहले विसर्ग आने पर विसर्गों का लोप हो जाता है। जैसा कि आपके पास उदाहरण है सेम, कि विसर्गों के साथ क्या है, यहाँ पर आ ही है, आ के साथ विसर्गे हैं, क्योंकि यहाँ कोई मात्रा नहीं है हमारे पास, तो अ के साथ विसर्गे हैं, और यहाँ पर क्या आ गया, स्वर आ गया। अगर विसर्ग के साथ स्वर आ जाए कोई भी, तो ये किस में बढ़ेगा, जब हम इसका संधि करेंगे तो क्या होगा, विसर्ग जो है वो खत्म हो जाएंगी। तीसरा है हमारा नियम जो है वो क, ख, प और फ, इससे पहले अगर विसर्ग लग जाती है, कोई भी विसर्ग अगर इनसे पहले लगती है तो विसर्ग हमारी खत्म नहीं होती, वो जब संधि करेंगे विसर्ग वैसे ही उस शब्द में जुड़ जाती हैं। जैसे कि प्रातः काल, अब यहाँ पर विसर्ग है और यहाँ पर क व्यंजन है, तो हमने जब शब्द बनाया तो क्या हो जाएगा, वो प्रातः काल, हमने ये विसर्गे खत्म नहीं करनी, तब वो विसर्गे उसके साथ वैसे ही लग जाएंगी अगर विसर्ग के बाद क, ख या प और फ कोई व्यंजन हो। चौथा नियम है, यदि किसी विसर्ग के बाद श, तीनों श और स षटकोण, इनमें से कुछ भी लग जाता है, आ जाता है, तो विसर्गें किस में बदलेंगी, तो विसर्गें किस में बदल जाती हैं, उसी स के रूप में, उसी स व्यंजन में बदलेंगी। जो श यहाँ लगा होगा, अगर श लगा हो, जैसे दुष प्लस हम करते हैं शासन, दुशासन, दुष प्लस शासन, अब इसको जब हम इसकी संधि करेंगे तो क्या बनेगा, विसर्गों की जगह पे क्या आ जाएगा, यही श आधा, जो भी श विसर्गों के बाद होगा वही श विसर्गों की पहली जगह पर आधा लग जाएगा। अभी हमने विसर्ग संधि के 4 नियम हमने कर लिए। मुझे उम्मीद है कि ये 4 नियम आपको समझ आ गए होंगे। अगली वीडियो में हम इसके आगे जितने नियम रहते हैं वो सारे करेंगे। धन्यवाद।